हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। हमने 70 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं 71 क्वेश्चन से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो पहला, भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही है। लेकिन संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये गलत है। संसद नहीं होना चाहिए, यहाँ केवल लोकसभा होना चाहिए। लोकसभा की अगर वो निर्वाचित होने की योग्यता रखता है तो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? केवल 1 एंड 2, सी ऑप्शन। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 के अंतर्गत बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? 71, आर्टिकल 71, आर्टिकल 81, आर्टिकल 80 या आर्टिकल 85? तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है। तो आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 क या भाग 5? कौन सा? तो भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क में क्या है? भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी। और भाग 5 में संघ की कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव ऑफ सेंटर। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका में आर्टिकल 52 में दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये किसमें है? ये भाग 5 में है। तो आंसर क्या होगा? आंसर डी, भाग 5। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, 53 या 54? किसमें संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो आर्टिकल 52 में दिया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन आर्टिकल 53 में उसकी कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किया गया है, कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? भाग 10, भाग 13, भाग 15 या भाग 18? भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध, इमरजेंसी, इमरजेंसी है भाग 15 में। ठीक है, और भाग 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पे उपबंध है। ठीक है, SC ST। उसके बाद भाग 15 में है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन किसमें है? भाग 15 में। 324, आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329। ठीक है, आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 में पाया जाता है इलेक्शन कमीशन भाग 15 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था?
25 जनवरी 1950, 18 दिसंबर 1947, 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन, अगर आम आम चुनाव कब हुआ था पहला? 1952 में ना। उसके पहले ही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया होगा, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन रहेगा तभी तो वो चुनाव करवा सकेगा। तो संविधान लागू होने के एक दिन पहले, संविधान किस दिन लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। तो 26 जनवरी 1950 से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य या फिर यूटी, संसद के, पार्लियामेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट के, स्टेट की क्या? केवल विधानसभा, और यूटी में अगर विधानसभा है, यूटी में अगर विधान सभा है, और पार्लियामेंट के क्या है? निर्वाचित सदस्य, इलेक्टिव, ओनली इलेक्टिव मेंबर, ठीक है। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट में क्या आ जाएगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा, यूटी में विधानसभा, स्टेट की विधानसभा के इलेक्टिव मेंबर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो पहला क्या? संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, सही है। राज्य विधान मंडलों लिख दिया है, यहाँ गलत हो जाएगा। केवल विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाती है, तो केवल अगर विधानसभा लिख देता तो सही हो जाता। यहाँ दोनों सदनों भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। तो ऑप्शन कौन सही है? 1 और 3। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस से क्या होगा? आप लोग का एमसीक्यू प्रैक्टिस से प्रैक्टिस होगी कि आप लोग कितने सेकंड में जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। 30 सेकंड में कम से कम एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसलिए 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन 30 सेकंड में आप लोग, जब लोग प्रैक्टिस टेस्ट देंगे तो 30 सेकंड के पहले आप लोग को सॉल्व करना होगा। 30 सेकंड में एक क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो इसमें पूछ रहा है कि 42 संविधान संशोधन में किसमें मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो आर्टिकल 51 में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इनमें से कौन सा एक विषय वह है जिससे संविधान में भारतीय इनमें से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? अब मूल कर्तव्य की सूची में जो है, ठीक है, मूल कर्तव्य की सूची में क्या क्या शामिल है? इसके लिए पूरे 11 मूल कर्तव्य याद होने चाहिए। लेकिन क्या हो सकता है कि आप थोड़ा सा अगर अपना लॉजिकल रीजनिंग लगाएं तो बिना याद किए भी आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार, ये कोई ड्यूटी नहीं है कि हम लोग धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करें ही। हाँ, ये संविधान की विचारधारा है हम लोगों की, धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये कोई ड्यूटी नहीं है, ठीक। तो ये गलत हो गया। तीसरा क्या लिखा है? सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, ये भी कोई ड्यूटी नहीं है, ये तो सरकार के लिए हो गया। तो ये हमारी ड्यूटी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। डी ऑप्शन क्या है? अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने के दौरान किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना, ये भी कोई ड्यूटी नहीं है। बहुत लोग मार देते हैं, ठीक है, फिर क्रिमिनल एक्ट लगता है उन पर। तो केवल और केवल क्या ऑप्शन बचा? ये वैज्ञानिक स्वभाव। हमसे आशा की जाती है ड्यूटीज में कि हम लोग वैज्ञानिक स्वभाव रखें, ह्यूमैनिटी रखें, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार आदि की भावना विकसित करें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 80, भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या कोई विकल्प सही नहीं। अच्छा, इसमें आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे, कुछ फैक्ट्स रिलेटेड है और कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। ठीक है, कुछ फैक्ट रिलेटेड है और कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, इसमें आपको अगर पता होगा कि कौन सा स्तंभ जो है व्याख्या कर सकता है संविधान की, संविधान में अगर कोई हमें अनुच्छेद समझ में नहीं आ रहा है तो उसको एक्सप्लेन कौन करेगा, ये कौन बताएगा? ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट बता सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वो संविधान की व्याख्या कर सके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में बेसिक स्ट्रक्चर भी दिया है। तो कौन सा है? न्यायपालिका, ना कार्यपालिका होगा, ना विधायिका होगा, न्यायपालिका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछा है, कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, पीएम की सिफारिश पर। पीएम और पीएम क्यों रिकमेंडेशन करता है ये सब? क्योंकि जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक कोलेजियम के अंतर्गत एक लिस्ट देता है। वही जो लिस्ट में जो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम होते हैं उसी को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, उसी की प्रधानमंत्री सिफारिश करता है और उसी को राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो पूरा कोई राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, बस नियुक्त करने का पावर है। ठीक है, जो नाम होता है वो सब कोलेजियम से आता है। नेक्स्ट, किस न्यायालय के फैसले को देश के बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं? किस न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे? हमारे देश में कितनी न्यायपालिका है? 3। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सबसे लास्ट में जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट बोलते हैं जिसको। तो जो सबसे नीचे होगा उसके फैसले तो किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं हो सकते ना, बीच वाले के फैसले भी ऊपर के ऊपर बाध्यकारी नहीं होंगे। उच्च न्यायालय के फैसले जिला कोर्ट पर बाध्यकारी हो सकते हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय बाध्यकारी नहीं होंगे। तो उच्चतम न्यायालय अगर कोई डिसीजन दे दिया तो उसके फैसले दोनों कोर्टों पर बाध्यकारी होंगे। ठीक है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। महाभियोग क्या होता है? अगर किसी न्यायाधीश के ऊपर कदाचार का आरोप लग जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, वो सही से नहीं डिसीजन दे रहा है, तो उसके ऊपर लाया जाता है महाभियोग संसद में। अगर संसद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर एक कमेटी बैठाई जाती है। उस कमेटी के सदस्य, अगर कमेटी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस की होती है, उस कमेटी के सदस्य अगर ये कह देते हैं कि हाँ ये जो चीफ जस्टिस हैं, जो जस्टिस हैं उनको भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तब जाके होता है महाभियोग, तब जाके महाभियोग का प्रस्ताव पूरा होता है और तब जाके उनको हटाया जाता है। जैसे अभी जस्टिस वर्मा है, जस्टिस वर्मा हाई कोर्ट के थे वो, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के ही थे, फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन पर अभी महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा है। एकदम करंट न्यूज है, महाभियोग का प्रस्ताव उन पर चल रहा है क्योंकि उनके घर में बहुत सारी नोटों की गड्डी मिल गई थी, जली हुई नोटों की गड्डी मिल गई थी, तो इस पे उनको महाभियोग का प्रस्ताव चल रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जस्टिस महाजन, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस रामास्वामी, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस सुब्बा राव और चौथा ऑप्शन है जस्टिस वीर स्वामी। तो किस पर महाभियोग का प्रस्ताव लगा था? महाभियोग का प्रस्ताव लगा था जस्टिस रामास्वामी पर 1991 में। 1991 में इन पे लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन लोकसभा में ही गिर गया था। और महाभियोग का प्रस्ताव इन पे क्यों लाया गया था? इन पे महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था क्योंकि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में जज थे, वहां पर इन पे कुछ भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। जब ये सुप्रीम कोर्ट में आए तो इन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया लेकिन लोकसभा में लाया गया और लोकसभा में ही गिर गया। लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया वो प्रस्ताव, तो फिर यहीं पे खत्म हो गया।
करंट से चीजें आप कनेक्ट करके चलते रहेंगे तो आपको करंट भी तैयार होता रहेगा। क्वेश्चन 84, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व भारत के डैश द्वारा किया जाता है। जैसे मैंने बताया अभी कॉलेजियम, कॉलेजियम कौन लाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो उसमें जस्टिस होते हैं ना, चीफ जस्टिस, उनकी मुख्य भूमिका रहती है, उनकी मुख्य भूमिका रहती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति, दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री, तीसरा क्या है? संसद, तीसरा क्या है? चौथा क्या है? मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस की। तो ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा ऑप्शन, ऑप्शन डी सही होगा। चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के नेतृत्व में, भारत के चीफ जस्टिस द्वारा किया जाता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष या 65 वर्ष? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम उम्र कोई नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम उम्र कोई नहीं है, लेकिन उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष का जो हो जाएगा वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अभी कोई भी चीफ जस्टिस नहीं बना है, कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बना है, लेकिन जस्टिस बन गए हैं। तो कौन थी? हु इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुजाता मनोहर, सुश्री रूमा पाल, सुश्री एम.एस. फातिमा बीबी या कोई नहीं? तो एम.एस. फातिमा बीबी जो है फर्स्ट फीमेल जज थी उच्चतम न्यायालय की, फर्स्ट फीमेल। आज तक कोई फीमेल जो है क्या नहीं बन पाई है, आज तक कोई फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बन पाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अगर न्यायाधीश बनना हो तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए तो भी चलेगा? तो भारत का नागरिक सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी मैंने बताया आयु कम से कम की वो कोई आयु नहीं होती। ठीक है, कम से कम कोई आयु नहीं होती, इसकी न्यूनतम एज नहीं निर्धारित की गई है। कट गया। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, बिल्कुल सही है। एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? जो भारित मतलब उनको कहाँ से दिया जाता है? कहीं कुछ रखा गया होगा पैसा, तभी तो दिया जाएगा ना। सैलरी बिना रखे तो दिया नहीं जाएगा। तो किस पे भारित होते हैं, कहाँ से उनको चार्ज किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय ले लीजिए, चाहे संसद के जितने भी सांसद हैं उनको ले लीजिए, वो किस पे भारित होते हैं, किस पे चार्ज होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक पे, भारत की आकस्मिकता निधि पर, भारत की संचित निधि पर या वित्त आयोग पर? किस पे होंगे? तो होंगे ये भारत की संचित निधि पर, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर भारित होंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। ठीक है। 266 आर्टिकल 266 क्लॉज 1। ठीक है। ये क्या है? ये कंटिजेंसी फंड है, ये आकस्मिकता निधि है। बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई तब इसको मिलेगा कंटिजेंसी फंड। 267 क्लॉज 1। और एक और आता है पब्लिक फंड, पब्लिक फंड 267 क्लॉज 2। वित्त आयोग, वित्त आयोग आर्टिकल 280। ठीक है, वित्त आयोग आर्टिकल 280। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है? कौन है? अच्छा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्य न्यायमूर्ति कैसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं, बताइए? जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया, और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति की भी मान लीजिए मृत्यु हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया, और कोई दोनों में से ना राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति, तो उस टाइम कौन बनेगा?
कौन बनेगा भारत का राष्ट्रपति? उस टाइम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता है कि आप राष्ट्रपति बनिए। हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि वो राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बना है? कौन बना है? न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन, न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्र गढ़कर, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। कौन बना है इसमें से? इसमें से बना है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह बने हैं। एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखिए एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सारे ही है, कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, वह सभी न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं। किसकी बोल रहा है कि मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित? अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं? नहीं, ये सारी अपॉइंटमेंट, जजेस की सारी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो। ठीक है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ रिक्त हो जाए तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। अभी हमने सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा ये। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो केवल ये ऑप्शन गलत था, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ये। ओके, ऑप्शन ए। ये सारे क्वेश्चन जो है ना किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन है, आयोग के एग्जाम में आए हैं सारे क्वेश्चन। आयोग के एग्जाम में यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, या फिर यूपीएससी हो गया। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा आप। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय के परामर्श मांग सकता है? उच्चतम न्यायालय का परामर्श कौन मांग सकता है? उच्चतम न्यायालय का परामर्श कौन मांग सकता है? भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल। कौन मांग सकता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होता है, वो माने चाहे ना माने। ठीक है, और राष्ट्रपति अगर मांगता भी है सलाह तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट दे चाहे ना दे। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई है? ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 या 1793 या 1830। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, और इसकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिजिया एम्फे, और 2 और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति थी। वो कलकत्ता के अंतर्गत आता था। ठीक है, लेकिन तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय को न्यायाधीश के पद से कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय को न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है न्यायाधीश की? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति उनको पद से नहीं हटा सकते हैं, उनके लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव उनके ऊपर भी चलता है। ठीक है, अगर दोनों सदनों में वो पास हो गया तब हटा सकते हैं। जैसे मैंने भी बताया जस्टिस वर्मा के ऊपर चल रहा है महाभियोग, तो संसद में पारित बहुमत प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 146, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148 या आर्टिकल 149? तो जो कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो आर्टिकल 148 में है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये लिखा गया है आर्टिकल 148 में। लेकिन आर्टिकल 149 में उनकी कर्तव्य और शक्तियां बताई गई हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अब जितने भी बड़े बड़े पद हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? राष्ट्रपति। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है इसमें बताता है।
ठीक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अभी मैंने बताया ये सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान ही उनका पद भी होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग हो जाते हैं, हाँ अयोग हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद और कोई सेवा नहीं कर सकते वो सरकार में। उनको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं नहीं, उनको भी महाभियोग लाया, महालेखा परीक्षक के लिए भी महाभियोग लाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है और इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, मतलब ये नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन सा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस संसद के किसी भी सदन में बैठकर उसको संबोधित कर सकता है। ये संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद के किसी भी सदन में बैठकर संबोधित कर सकता है संसद को। आगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक नियमित एवं मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति। 3 समितियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, मार्गदर्शन किसका होता है? नियंत्रक एवं महालेखाकार, लोक लेखा समिति का। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का नियंत्रक एवं मार्गदर्शक होता है। कितना बजट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, ये उसका पूरा लेखा परीक्षक करता है, ठीक है, और उसमें कंट्रोल भी रहता है महालेखा परीक्षक का। 99, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? पब्लिक फंड का। अभी जैसे लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट का कौन है अभिभावक? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसका कौन होगा? इसका भी राष्ट्रपति नहीं, ये होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत करते हैं? ठीक है, जो प्रतिवेदन आता है, जो पूरे साल का इनका लेखा परीक्षण रहता है, वो किसको प्रस्तुत करते हैं सर्वप्रथम? देखते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, गलत। लोकसभा के अध्यक्ष को, गलत। भारत के कानून मंत्री को, गलत। भारत के राष्ट्रपति को, बिल्कुल सही। आर्टिकल 151 द्वारा कहा गया है कि भारत का जो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, वो अपना पूरे साल का प्रतिवेदन किसको सबमिट करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को। 101, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। अभी हम बताए थे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद में महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है, संसद में महाभियोग लाकर ही हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह, क्योंकि उसका पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर मतदान से वंचित किया जा सकता है? बताइए। आर्टिकल 324 में तो क्या है? इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 326 में क्या है? आर्टिकल 326 में है सार्वभौमिक मताधिकार, यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार है आर्टिकल 326 में। 325 में है कि धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर मतदान से वंचित नहीं कर सकते हैं आप किसी की भी कोई भी धर्म, जाति, लिंग हो, सब लोग मतदान करेंगे, ठीक है। 370 का तो एब्रोगेशन हुआ है, 370 को निरस्त किया गया है 2019 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? अभी मैंने बताया निर्वाचन आयोग, इसमें क्या है? वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 324 में है, 324 में 360 क्या है? वित्त आपातकाल लगता है, वित्तीय आपातकाल लगता है, जो अभी तक नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है भारत में। अगर लग जाएगा तो जितने भी सरकारी नौकर हैं, जितने भी सरकारी लोग हैं, सबकी वेतन में कटौती हो सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समान है? अभी मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है, राष्ट्रपति के समान नहीं होता है, राज्यपाल के समान नहीं होता है, प्रधानमंत्री के समान नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। करेक्ट ऑप्शन इज बी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 7 वर्ष नहीं, 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आ जाए वही उनका कार्यकाल होता है महालेखा परीक्षक का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? ये तो 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, भारत का महान्यायवादी नहीं, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के, ठीक है। भारत के महान्यायवादी को वो खुद ही हटा सकते हैं, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तहत है। लोकसभा अध्यक्ष को वहां के सदस्य हटा सकते हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। तो ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन। ऐसे ही हमारी सीरीज चलती रहेगी। आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।